आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत अच्छा दोस्त, पड़ोसी साझेदार, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देकर बोले जिनपिंग। रिपब्लिक डे पर ईयू चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज। अमेरिका में 8 लोगों को ले जा रहा प्राइवेट जेट टेक ऑफ के बाद क्रैश, बर्फीले तूफान के बीच बड़ा हादसा। चीन के बड़े बड़े जनरल क्यों निपटाए जा रहे हैं, क्या शी जिनपिंग इन्हें खतरा मानने लगे। F-35 पर इतराता है अमेरिका, मगर रूस ने 60 साल पहले ही बना दिया था समंदर का सुल्तान। चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के 100% टैरिफ की धमकी के बाद नरम पड़े मार्क कार्नी। इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से 2 मौतों के बाद बिल क्लिंटन ने अमेरिकी लोगों से की ये अपील। इतिहास में पहली बार सोना इतना महंगा। धर्मेंद्र के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण की घोषणा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे 2 T20 मैचों से भी बाहर हुए तिलक वर्मा। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर भारत के पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश और भूटान ने बधाई दी और भारत की सराहना की। इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति ने भारत को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की सराहना की। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार शी ने कहा कि चीन और भारत अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार है, जो दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है, जो विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखने तथा बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों को ड्रैगन और एलिफेंट साथ नाचते हुए का प्रतीक बताया और उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष आपसी आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाएंगे तथा एक दूसरे की चिंताओं का समाधान करेंगे, ताकि स्वस्थ और स्थिर संबंधों को बढ़ावा मिले। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठता दिख रहा है। इसी क्रम में भारत दौरे पर पहुंची यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रविवार को अहम बयान देते हुए कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। उन्होंने इस प्रस्तावित समझौते को दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता से पहले वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत और यूरोप की यह साझेदारी पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है, राजनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। अपनी ताकतों का लाभ उठाना और आपसी समझ बनाना। हम एक विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह रास्ता भी संभव है। अमेरिका के बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट विमान टेक ऑफ के समय हादसे का शिकार हो गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान स्थानीय समय अनुसार रविवार शाम 7:45 के आसपास क्रैश हुआ। विमान में सवार लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा एक बड़े बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। देश भर में 12,000 से अधिक ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। देश के दूसरे हिस्से की तरह बैंगलोर में भी रविवार को बर्फबारी हुई थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने एक बयान जारी कर आपातकालीन टीमें हवाई अड्डे पर मौजूद है और हादसे के तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हादसे का शिकार बिजनेस जेट ह्यूस्टन में एक लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड था। चीन की सेना के सबसे बड़े जनरल झांग यूशिया पर बीजिंग के परमाणु हथियार कार्यक्रम की जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप लगा है। यह जांच चीन के नेता शी जिनपिंग द्वारा सेना में चल रही बड़ी सफाई का हिस्सा है। 75 साल के झांग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 2 वाइस चेयर में से सीनियर हैं, जो चीन की सेना का सबसे शक्तिशाली संगठन है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि झांग पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का संदेश है, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया गया।
लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को शीर्ष चीनी अधिकारियों की एक बैठक में बताया गया कि झांग ने चीन के परमाणु हथियारों की मुख्य तकनीकी जानकारी वॉशिंगटन को दी है, लेकिन बैठक में ज्यादा डिटेल नहीं बताए गए। झांग पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य निर्णय लेने वाले संगठन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अपना अलग प्रभाव क्षेत्र बनाने की कोशिश की, जिससे संगठन में फूट पड़ी। चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर गो जुन ने झांग के खिलाफ कुछ सबूत दिए हैं। गो खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अपराधों के लिए जांच के घेरे में है। मॉडर्न एज में वॉर का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक की सुरक्षा को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, तोप, टैंक, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम आदि डेवलप किए जा रहे हैं ताकि दुश्मनों को उसकी औकात में रखा जा सके। आज डिफेंस टेक्नोलॉजी उस मुकाम पर है जिसकी कल्पना आज से पहले नहीं की जा सकती है, लेकिन दशकों पहले भी ऐसे वेपन सिस्टम डेवलप किए जा चुके थे जिसकी बराबरी आज तक नहीं की जा सकी है। पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने 60 के दशक के अंतिम साल में समंदर का ऐसा सुल्तान बना डाला था जिसके करीब आज तक अमेरिका भी नहीं पहुंच सका। शीत युद्ध के दौर में जब अमेरिका और सोवियत संघ समुद्रों के नीचे भी एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे, तब सोवियत नेवी ने एक ऐसी पनडुब्बी तैयार की जिसने पानी के भीतर युद्ध की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया। इस सबमरीन का नाम था K222। नाटो देशों ने इसे पापा क्लास सबमरीन बताया था। यह आज भी इतिहास की सबसे तेज परमाणु पनडुब्बी के रूप में दर्ज की गई है। 1971 में इसने 44.7 नॉट्स यानी करीब 82.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की थी, जो आज तक की किसी भी ऑपरेशनल सबमरीन द्वारा पार नहीं की जा सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के नव नियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने पिछले दिनों चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता किया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। इस धमकी के जवाब में पीएम कार्नी ने स्पष्ट किया है कि कनाडा का चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई इरादा नहीं है और वे केवल पुराने विवादों को सुलझा रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कनाडा को कड़ी चेतावनी देते हुए कई पोस्ट किए। ट्रंप ने लिखा, चीन कनाडा को जिंदा निगल जाएगा और वहां के व्यवसायियों व सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा खुद को चीन के लिए एक पिछले दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करने दे रहा है ताकि चीनी सामान अमेरिकी बाजार में घुस सके। उन्होंने कहा, अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वे ऐसा कर पाएंगे तो वे गलत है। 100% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका कनाडा को चीनी सामानों के लिए रास्ता नहीं बनने देगा। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से एक और व्यक्ति की मौत पर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने प्रतिक्रिया दी है। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से शनिवार को 37 साल के एलेक्स पैट्री नाम के एक नर्स की मौत हो गई थी। 3 हफ्ते से कम समय में अमेरिका में ये दूसरी घटना है। इसके बाद अमेरिका के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। इसी महीने 8 जनवरी को 37 साल की रैनी निकोल गुड को एक अन्य इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट ने गोली मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। बिल क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका के लोगों से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आज अमेरिकी लोग अपनी आजादी खो देते हैं तो शायद उन्हें वह आजादी कभी वापस ना मिले। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन हर चीज की समीक्षा कर रहा है। सोने की कीमत पहली बार $5,000 प्रति ओंस के पार पहुंच गई है। सोना 4,47,000 रुपए प्रति ओंस हो गया है, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,000 रुपए हो गई है। इसके साथ ही सोने में जारी ऐतिहासिक तेजी और आगे बढ़ गई है। साल 2025 में अब तक सोने की कीमत में 60% ज्यादा का उछाल आ चुका है। अमेरिका और नेटो के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह उछाल देखा गया।
इससे पहले से मौजूद वित्तीय और भू राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। बीते शनिवार को उन्होंने धमकी दी कि अगर कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। सोना और अन्य कीमती धातुओं को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिसमें अनिश्चितता के दौर में निवेशक पैसा लगाते हैं। शुक्रवार को चांदी की कीमत भी पहली बार $100 प्रति औंस पर पार कर चुकी है। पिछले साल चांदी की कीमत में लगभग 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के शीर्ष नागरिक पुरस्कारों यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। उनके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी पद्म विभूषण दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस बार 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा हुई है, जबकि 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। धर्मेंद्र के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, वायलिन वादक एंड्राजम, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े पी नारायणन और केरल के केप पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण दिया जाएगा। मशहूर गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत जेएमएम नेता शिबू सोरेन, बीजेपी के दिवंगत नेता विजय कुमार मल्होत्रा और पूर्व टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। बीसीसीआई ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे 2 टी20 मैचों में भी तिलक वर्मा नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह टीम में श्रेयस अय्यर खेलते रहेंगे। बीसीसीआई ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें पूरी तरह से मैच के लिए फिट होने में और समय लगेगा। वह न्यूजीलैंड के साथ जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मेंस सिलेक्शन कमेटी ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह खेलते रहेंगे। तिलक वर्मा हाल में हुई एक सर्जरी के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हुए 3 टी20 मैचों में भी नहीं खेल पाए थे।